सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। अच्छा, आप जानते हो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। तो इसके बाद इसकी जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो तेलंगाना में चली गई। वैसे तो अगले 10 सालों तक दोनों की राजधानी हैदराबाद होगी, ये तय हुआ था। लेकिन फिर हमने देखा 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। उसके बाद फिर हमने देखा 2020 में यह कहा गया कि राज्य की 3 राजधानियां होंगी। अमरावती जो कि यहाँ की विधायिका राजधानी होगी, मतलब जहां पे विधानसभा होगी। एक विशाखापत्तनम बोला गया जो कि यहाँ की कार्यपालिका राजधानी होगी, मतलब जहां से सरकार काम करेगी। और एक कुर्नूल बताया गया इसकी न्यायिक राजधानी होगी, मतलब यहाँ पे इसका हाईकोर्ट होगा। हालांकि बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया था और अब फाइनली यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, विशाखापत्तनम ही होगी हमारी राजधानी, बोलो हिंदुस्तानी। तो अब आपको भी याद रखना है विशाखापत्तनम होगी इसकी राजधानी। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। अगर बात करेंगे लोकसभा सीटें कितने हैं, तो 25 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 11 है। याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की मैप में देखो आप, इसकी सीमा किस किस राज्य से रखती है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तो है ही सही, इधर कर्नाटक और नीचे तमिलनाडु। पूर्व में अगर आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी है। बात करें यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण है, ब्लैक बग। राजकीय पक्षी तोता है। पुष्प है चमेली का, तो वृक्ष है नीम का। और यहाँ की भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा। अच्छा, तेलुगु भाषा से एक प्रश्न मुझे याद आता है, एक बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान से सुनना, कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका आंसर तेलुगु होगा। वैसे आप जानते हो भारत की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, उसमें तेलुगु भी शामिल है। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क्स की, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क याद रखना, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, और एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कारिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा और एक नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊं तो इसका वो हिस्सा जो कि तेलंगाना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हो गए, एक तो कवल और एक ये दूसरा अमराबाद। वहीं अगर फेस्टिवल में आप देखोगे तो एक तो उगादी याद रख लो, और एक डेक्कन फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। क्लासिकल डांस यहाँ का आप जानते ही हो, कुचिपुड़ी है। हवाई अड्डों में एक तो बेगमपेट हवाई अड्डा याद रखना, तिरुपति हवाई अड्डा भी आपको यहीं पे मिलेगा। प्रमुख बांध अगर यानी कि डैम की बात करें तो नागार्जुन बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पे ही, और एक पोल्लावरम डैम भी है, गोदावरी नदी पे है। आप जानते हो ना कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो गुजरात आंसर होगा। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेंगे तो अरमाकोंडा है, या आंध्र प्रदेश की नहीं, आप कह दो पूरे ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरमाकोंडा ही है। प्रमुख टेम्पल की अगर बात करें तो वेंकटेश्वर टेम्पल हो गया, एक लेपाक्षी टेम्पल भी है यहाँ पे, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो एक पिलर है ना वो जमीन के टच नहीं है, आधा 1 इंच वो ऊपर उठा हुआ है, जिसको हैंगिंग पिलर टेम्पल भी बोलते हैं। यहाँ पे नंदी भगवान जी की आपको प्रतिमा मिल जाएगी। और एक मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनमें से एक ये है। बाकी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। और एक प्रमुख व्यक्ति का नाम याद रखना, पिंगली वेंकैया का नाम, वो आंध्र प्रदेश से ही थे। और उनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था उन्होंने। उसके अलावा याद रख सकते हो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था यहीं पे। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब साथ में मैं आपको कुछ करंट अफेयर से संबंधित कुछ रिवाइज भी करवा देता हूं जिनका संबंध आपके आंध्र प्रदेश से रहा है। जैसे कि अभी 2023 में हमने पढ़ा था, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में थल सेना और वायु सेना के साथ में एक मेगा सैन्य अभ्यास किया था। उसका नाम है एमफेक्स 2023 आंध्र प्रदेश में किया था। और अभी आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फातिमा शेख के योगदान को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया था। ये कौन है फातिमा शेख? भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी ये।
और 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे जो कि विशाखापत्तनम में हुए थे। जैसे कि अमेरिका के साथ हमने टाइगर ट्रिम्फ नाम का एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। एक सिंगापुर के साथ हमने सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। श्रीलंका के साथ हमने स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। एक मिलन अभ्यास भी हमने किया था विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम अब इसकी कैपिटल भी हो गई है, घोषणा हो गई है। याद रखना, इसे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। और कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि वन क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई है आंध्र प्रदेश में। अभी प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का किया था। और बताओ कौन सा राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी 13 नए जिले बनाए हैं, तो अब टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। अभी फलों के उत्पादन में टॉप पे फिर से रहा आंध्र प्रदेश, सब्जियों में उत्तर प्रदेश था। और आपको याद है कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और सेशन अच्छा लगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि आप वीडियोस को रेस्पॉन्स देते हो, इसे शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे भी मजा आता है फिर और नई नई चीज लेकर के आने में। मतलब आप समझ लो, सीधी सी बात, आपके लाइक और शेयर ही मेरा पेट्रोल है। आप आगे जाकर के भूल जाओगे, इसलिए मैंने अभी याद दिला दिया। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो आंसर होगा 6.5%। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। मतलब देखो, आपको पता है जो बजट है ये हमें क्या बताता है कि अगले एक साल में ये होगा, और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बताता है कि हमने पिछले एक साल में क्या क्या किया। हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हो। आपको बता दूं कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में आया था। फिर इसे 1964 तक बजट के साथ ही पेश किया गया। मतलब एक ही दिन बजट आता था और आर्थिक सर्वेक्षण भी एक ही दिन होता था। फिर 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया, तब से ये बजट से एक दिन पहले आता है। और इसे तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनकी देखरेख में इसे तैयार किया जाता है। वैसे हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन है, और इसे पेश करता है वित्त मंत्रालय। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट में तो सिर्फ बातें होती है कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढीकड़ा कर देंगे, पर इकोनॉमिक सर्वे सटीक डेटा बताता है कि इधर आ भैया, ये देख तूने क्या क्या किया। तो इसमें बताया गया कि आर्थिक विकास दर 2021-22 में कितनी रही थी? 8.7%। 2022-23 में कितने रहने का अनुमान लगाया? 7%। और 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया। और याद रखना, वर्ष 2023 में भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। बाकी राजकोषीय घाटे की बात करेंगे यानी कि फिस्कल डेफिसिट, तो 2022-23 में इसे बताया है 6.4% रहेगी। बाकी मुद्रास्फीति की बात करेंगे यानी कि इन्फ्लेशन की, 2022-23 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जिसे आप बोलते हो, ये कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.8%। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे जिसे WPI बोलते हो शॉर्ट में, वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया। जबकि अगर बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, कितना है? तो $563 बिलियन है। जबकि ये 2021-22 में कितना था? $607 बिलियन था। तो आर्थिक सर्वेक्षण से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, ये मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना। अच्छा, 2022 में एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। उसमें 3 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए थे। अगर वनों की, फॉरेस्ट की क्षेत्रफल की दृष्टि से आओगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में और सबसे कम मिलेंगे हरियाणा में। वहीं प्रतिशत वाइज अगर आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मिजोरम में, सबसे कम मिलेंगे हरियाणा में। और अगर आप देखोगे वनों की सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये डेटा भी ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात ये किसे किया गया? तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी को। तो भाइयों, हमारा देश बदल रहा है, क्योंकि तेल खरीदने वाला देश अब तेल बेच रहा है। हमारा देश बदल रहा है। तो अभी ऐसा क्या हुआ?
तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन का निर्यात शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो ये मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है, जिसे ये एक्सपोर्ट कर रहा है। और किसे बेचा गया सबसे पहले? पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी ये देश है। और कहां से पहली खेप भेजी गई है? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से। और ये पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसने किया? ध्यान रखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और क्या बेचा? तो एविएशन फ्यूल, विमान का ईंधन। और कहां से भेजा? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। किसे भेजा? पापुआ न्यू गिनी को। और इस ईंधन का नाम है एवी गैस 100 LL। एवी गैस मतलब हो गया एविएशन गैस, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हायर ऑक्टेन संख्या वाला ब्लू विमानन गैसोलीन है। और गैस से मुझे याद आता है एलपीजी, हमारे जो घरों में यूज होती है। बताओ उसमें क्या मिला होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। मैंने कई बार आपको बताया, उसमें स्मेल आती है जब वो लीक होती है। तो चलो इस बार आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न है ये, जो स्मेल आती है उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखते हैं किस किस को पता है, कौन वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। और एलपीजी कनेक्शन के लिए एक योजना शुरू की थी हमारी सरकार ने, उज्ज्वला योजना। कब शुरू की थी? 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया, यूपी से। इसीलिए याद रखना 2022 से हमने उज्ज्वला दिवस भी मनाना शुरू किया 1 मई को ही। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू की गई? 10 अगस्त 2021 को। कहां से? महोबा, यूपी से। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। वैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, इसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद हैं। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ साथियों, एक बार मेरी बिल्कुल गौर से सुनना। देखो जनवरी मंथ खत्म हो चुका है, तो जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ रिवाइज करने के लिए मंथली वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको याद हो तो पहले हम क्या करते थे, 3-4 पार्ट में कवर करते थे, लेकिन इस बार मैंने केवल एक ही वीडियो बना दिया जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब मैंने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया, तो मुझे नहीं पता वीडियो कैसा लगेगा आप लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वीडियो एक बार आप सभी लोग जाकर के देखना, क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप लोगों को पसंद आता है, अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट होता है, तो ही इसी तरह के आगे के मंथ के भी मैं तैयार करके आप लोगों को दे दूंगा। जैसे महीना खत्म होगा उसके दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। और अगर मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो फिर इसे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, फिर मेरी भी मेहनत क्यों वेस्ट करूं। और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में अपने हर एक स्टडी ग्रुप में ईमानदारी से आप लोगों को शेयर कर देना है, ताकि मुझे पता लगे, इसमें व्यूज बढ़े, रेस्पॉन्स बढ़े, तो कि हाँ ये चल निकला मार्केट में, और मैं भी उत्साहित होकर के आगे की वीडियोस बनाऊं। तो ध्यान रखना, ये भूलना मत। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। ये इसका 11वां वार्षिक सर्वेक्षण था। इस रिपोर्ट में बताया कि देश में सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। और अगर बात करें 2020-21 में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में छात्रों का नामांकन एनरोलमेंट में कितनी वृद्धि देखी गई देश में 2019-20 के मुकाबले? तो आंसर होगा 7.5% ज्यादा नामांकन देखे गए। और अगर राज्य वाइज पूछेंगे सबसे ज्यादा नामांकन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो भी आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये भी डेटा याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहां पे किया ये बताओ? तो आंसर होगा उत्तरी बंगाल में। तो अब 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक भारतीय थल सेना ने उत्तरी बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारियों का अभ्यास करना। इस त्रिशक्ति अभ्यास में वायुसेना और सीआरपीएफ की कई इकाइयां भी शामिल हुई। तो याद रखना, इसका नाम त्रिशक्ति प्रहार है। कहां पे हुआ? उत्तरी बंगाल में। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का हम रिविजन करें तो अभी हमने वीर गार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था जापान के साथ। कहां पे? जापान में ही। अभी हमने मिस्र के साथ में यानी कि इजिप्ट के साथ में पहला सैन्य अभ्यास किया था साइक्लोन 1 नाम से। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अभी हमने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास भी किया था 21वें नंबर का। कहां पे? पश्चिमी समुद्री तट पे। और बताओ, अभी बीएसएफ ने ओप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कहां पे किया था?
अच्छा ये बताओ, अभी ओप्स अलर्ट नाम का अभ्यास किसने किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। कहां पे? भारत पाकिस्तान सीमा पर, गुजरात और राजस्थान में। गुजरात में तो कच्छ में, और राजस्थान में बाड़मेर में किया था। ये एक्सरसाइज अभी 2023 वाले रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। अगर इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो आप जाकर के उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज सेक्शन वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, वहां मिल जाएंगे आपको सारे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो अभी संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। वे डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। ये जो डीजीसीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है। यह भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। बाकी आपको बताएं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी सीईओ बने थे गंजी कमला वी राव। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत, और नाबार्ड के अध्यक्ष बने थे शाजी केवी। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है सारे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो आंसर होगा स्पेन। वैसे इजिप्ट नाम भी अभी न्यूज में था, क्योंकि अभी हमारे 74 नंबर के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बुलाए गए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, तो उनका भी नाम याद रखना। तो अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 30 जनवरी 2023 को सॉल्ट लेक में 46 नंबर के अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, और इसमें थीम देश स्पेन है। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे आपको बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है, और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। और स्पेन से याद रख लो, अभी 2022 में जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुए थे, भारत में हुए थे, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। और 2022 में नाटो की जो समिट हुई थी वो भी मैड्रिड स्पेन में ही हुई थी। और अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था ना गोवा में, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोरा को। तो तब भी हमने स्पेन के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत ने। आपको बताए, भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि भारत के पास 2023 में और किसकी अध्यक्षता है। तो ये मॉडल G20 समिट का आयोजन भी पहली बार हुआ भारत में, और इसका उद्घाटन किसने किया? अरे कौन कर सकते हैं? जो भारत की तरफ से G20 के शेरपा हैं वही। कौन है? अमिताभ कांत हैं। कहां पे हुआ ये? मुंबई में हुआ। और इसका आयोजन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने। उद्देश्य क्या है? G20 की तरफ युवाओं को आकर्षित करना, बढ़ाना। G20 में बात करें तो 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में खुद 27 देश शामिल हैं। और आप जानते हो 2022 में G20 की अध्यक्ष था, ये इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। और 2023 में भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता। और एक कौन से नंबर का है संस्करण? 18वां है। और इसकी थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनीश गिरी ने। तो डच खिलाड़ी है अनीश गिरी, जिन्होंने 2023 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीत लिया, और इस सुपर टूर्नामेंट में ये इनकी पहली जीत है। बाकी प्रणेश एम, आप जानते हो ये तमिलनाडु से हैं, अभी 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे हमारे। और कोनेरू हम्पी से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और प्रियंका नुटक्की की बात करें तो 2022 में ये 23rd नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। और पुरुषों में बात करोगे तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथ आनंद हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर है, और उन्हीं को 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। और एक करंट का प्रश्न भी याद रखना कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? अचंता शरत कमल को,
ये टेबल टेनिस प्लेयर से इनका संबंध है, तमिलनाडु से है। और फिडे जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ना, फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है, उसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे अभी विश्वनाथ आनंद, ये भी याद रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम के बुक को किसने लिखा, मेघनाथ देसाई ने। फिर अगला प्रश्न था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था कि भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बने, एपी सिंह बने। अगला प्रश्न था प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न था कि गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया, उत्तराखंड की झांकी को। अगला प्रश्न था कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने, माघवेंद्र सिंह। और अगला प्रश्न था कि कौन सा देश दुनिया का पहला ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त करेगा, पाकिस्तान। और अगला प्रश्न था कि किसे जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि बुद्धराम सैनी, सुरेंद्र कुमार और जयपाल सिंह। अब आपको बताया हम लोग क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तैयार हो जाओ अब आप। और सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, कोशिश करना पहले आप उत्तर करने की। इसके बाद हम स्टैटिक और साइंस वाले प्रश्न भी देखेंगे, टॉप 5 स्टैटिक, टॉप 5 साइंस वाले, उसमें भी आप पहले कोशिश करा करो खुद से उत्तर देने की। तो देखो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2-3 पॉइंट याद रख लेना, वैसे जीता तो इसे अर्जेंटीना ने है। अब क्या क्या पॉइंट याद रखने, कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण, कहां पे हुआ, कतर में हुआ, किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता, और किसे हराया, फ्रांस को हराया। और 3 नाम आप और याद रखना, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को, और बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। कम से कम इतने पॉइंट्स आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि अभी किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया, तो आंसर होगा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत। अगला प्रश्न है अभी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया, 18 दिसंबर को। फिर बताओ अभी दिसंबर में जो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा संस्करण हुआ था, उसको किसने जीता, तो आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसे हराया, तो आंसर होगा पुनेरी पल्टन को। अगला प्रश्न है बताओ किस देश को यूनाइटेड नेशन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया, तो आंसर होगा ईरान को। फिर अगला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 19 दिसंबर को। अगला प्रश्न है द लाइट वी कैरी नाम की बुक को किसने लिखा, मिशेल ओबामा ने। फिर अगला प्रश्न क्या है कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। अब हम लोग टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है, तो आंसर होगा वार्षिक वित्त विवरण। अगला प्रश्न है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, तो आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट भी लगा दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको मैंने बताया ना ये वीडियो केवल आपको 20-22 मिनट का दिखता होगा, 20-22 मिनट का है, लेकिन पूरा दिन लगाता हूँ इस वीडियो को तैयार करने में, क्योंकि यहाँ पे हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्वेश्चन को ढूंढना, टाइप करना, कलर करना, प्रिंट करना, जो भी करना है मुझे ही करना है, इसलिए मेरा पूरा दिन चला जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज वीडियोज को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इस बार मैं वीडियोज में पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और इस बार भी अगर सपोर्ट नहीं मिला आप लोगों का तो ये सेशन तो बहुत दूर है, हो सकता है ये चैनल ही बंद करना पड़ जाए, फिर और काम करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसे किसकी सलाह के तहत तैयार किया जाता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो कौन है अभी वर्तमान में, वी अनंत नागेश्वरन है। और चाहे स्टैटिक प्रश्न हो गए चाहे साइंस के प्रश्न हो गए, इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा जिसको चाहिए। अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, हमने पढ़ा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अच्छा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों से। अब क्या करेंगे, टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो आंसर होगा 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आंसर होगा सोडियम को। अगला प्रश्न है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर होगा सिल्वर, चांदी।
अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर होगा लाल में, और लाल नीले में हो जाता है। कैसे होता है, कब कर देता है वो कंडीशन, वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको क्विज में मिलेगा। साइंस की क्विज लगाना जाकर के वहां सब मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, जब आप हाथों पे मेहंदी लगाते हो तो आपके हाथ लाल हो जाते हैं कुछ देरी के बाद, तो इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, किसके कारण ये होता है? तो आंसर होगा लॉसेन। अब कल के होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल बड़ा सिंपल प्रश्न आपसे पूछा था कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा केवी शाजी। और वो मंथली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। वो मंथली वीडियो देख करके मुझे कमेंट में जरूर बताना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।